हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संघ सरकार। और संघ सरकार में हमारा डिस्कस चल रहा था राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो शक्ति है आपातकालीन शक्ति। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स होती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। बात करें हम राष्ट्रपति के संदर्भ पे, तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो जिक्र है ये भारतीय संविधान के भाग 18 में किया जा रहा है। भाग है हमारा 18, आर्टिकल है 352 से लेकर के 360 के बीच। आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आपातकालीन शक्तियों का जिक्र है। राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहली शक्ति होती है राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 होती है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। 3 शक्तियों के ऊपर जिक्र कर रहे हैं हम। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में है। वहीं राष्ट्रपति शासन का जिक्र आर्टिकल 356 में किया गया है, जबकि वित्तीय आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया जा रहा है। 3 शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल की बात करें 352, 356 और 360 में जिक्र है। सबसे पहले मैं बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ पे, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल लाए जाने का आधार क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल लाए जाने के आधार में 3 प्रमुख आधार यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट इज यदि युद्ध हो जाए, नंबर सेकंड कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश के अंतर्गत सेनाएं आपस में विद्रोह करें। तो ये 3 आधार यहाँ पे दिए गए हैं। विशेष बिंदु ध्यान में रख लेना होगा, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। पूर्व की अगर बात करें तो पहले यहाँ पर जो शब्द था वो शब्द आता है आंतरिक अशांति। पहले 3 आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह जो शब्द आ रहा है वो शब्द है सशस्त्र विद्रोह। क्लियर है। वहीं पे बात करूँ मैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लाया कैसे जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लाए जाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी जरूरी होती है। तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन मंत्रिमंडल जो शब्द है भारतीय संविधान में केवल एक बार प्रयोग हो रहा है, और वो प्रयोग है आर्टिकल 352 में। याद रखिएगा दोस्तों, 352 में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। इससे पूर्व की अगर बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व यहाँ पर लाए जाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह होती थी। लेकिन इस प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह को यहाँ पे हटा दिया गया और वर्तमान में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाएगा। बात करें हम संसद की स्वीकृति कैसे होगी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, तो संसद की जो स्वीकृति है कम से कम कितने दिन पूर्व होनी जरूरी है, 1 माह पूर्व संसद स्वीकृति अनिवार्य होती है, और संसद का विशेष बहुमत होना अनिवार्य है दोस्तों। संसद स्वीकृति के लिए 1 माह पूर्व लाया जाएगा। वहीं पे समयावधि की अगर मैं बात करूं तो एक बार में 6 माह के लिए लाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कितना आएगा, 6 माह। उसके बाद अगर हम बात करें वापस से संसद अनुमोदन होगा, पाया जाएगा कि स्थिति सामान्य नहीं हुई है, तो ऐसे में फिर से उसे 6 माह बढ़ाया जा सकता है, फिर 6 माह बढ़ाया जा सकता है, और 6 माह के अंतराल पर संसद अनुमोदन के तहत इसे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, एक बार में 6 माह, उसके बाद 6 माह के अंतराल पर कितने भी समय के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर समाप्त करने की बात आए तो समाप्त होने के पीछे एक ही रीजन रहेगा, और वो रहेगा स्थिति यदि कैसी हो रही है, सामान्य हो जाती है। स्थिति सामान्य होने पर संसद का कैसा बहुमत होगा, तो ध्यान दीजिएगा, संसद का बहुमत रहेगा साधारण। स्थिति सामान्य होने पर संसद के साधारण बहुमत से हटाया भी जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। ये आई होप कि राष्ट्रीय आपातकाल की सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लाया जाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लाया जाएगा, संसद स्वीकृति 1 माह पूर्व होगी, संसद का विशेष बहुमत होगा, एक बार में 6 महीने, उसके बाद 6 माह के अंतराल पर कितने भी समय के लिए बढ़ाया जाएगा।
स्थिति सामान्य होने पर संसद के साधारण बहुमत से इसे हटाया भी जा सकता है। बात करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन के बारे में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में इसका जिक्र किया जा रहा है। और राष्ट्रपति जो शासन है कब लाया जाएगा, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए। तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लाया जाता है, राज्य आपातकाल आता है, जिसके लिए राज्यपाल की अनुशंसा होगी या फिर राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से भी राज्य आपातकाल की उद्घोषणा यहाँ पे कर सकता है। ध्यान रखिएगा, संसद स्वीकृति जो होती है राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह है, वहीं पे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के लिए संसद की स्वीकृति 2 माह पूर्व लेनी होती है और यहाँ भी विशेष बहुमत ही होगा। बात करें समयावधि के बारे में तो एक बार में इसे 6 महीने लाया जाएगा, उसके बाद में वापस से 6 महीने, तो 6 और 6 टोटल महीना होता है कितना, 12, यानी कि 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष से अधिक अगर रखना है तो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिशें होंगी और निर्वाचन आयोग ये कहता है कि अभी हम चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है, निर्वाचन आयोग का शेड्यूल नहीं है, मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अगर बात करें तो मैक्स से मैक्स राष्ट्रपति जो शासन लाया जाता है वो 3 वर्ष के लिए लाया जाता है। दोस्तों कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लाया जाएगा। और इसका एकमात्र अपवाद है पंजाब राज्य, जहां पर आ चुका है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का आ चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने वर्ष का आ चुका है, पंजाब राज्य में पूरा का पूरा 5 वर्ष का रहा है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, पंजाब राज्य 5 वर्ष तक रह चुका है, ये इसका एक अपवाद है। क्लियर है, स्थिति सामान्य होने पर इसे भी साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। वहीं बात करें हम आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में, तीसरी जो हमारी शक्ति है, जो लाए जाने का जो आधार होगा वो आर्थिक संकट की स्थिति होती है। यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति बने तो ऐसी स्थिति में लाया जाएगा, जिसके लिए सेम प्रोसेस होगा आर्टिकल 352 के समान। मंत्रिपरिषद की यहाँ पर सलाह होगी, एक माह पूर्व संसद की यहाँ पर स्वीकृति होगी, विशेष बहुमत होगा, एक बार में 6 महीने आएगा। सेम पैटर्न है, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बातें ध्यान में दीजिएगा। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 आर्थिक संकट की स्थिति में लाया जाता है और आज तक यह एक बार भी लागू नहीं हुआ है। आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत में नहीं आई है। तो ये 3 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स के बारे में। बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल का व्यवहार में प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है, इस राष्ट्रीय आपातकाल का व्यवहार में जो प्रयोग है ये टोटल 3 बार हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल जो पहली शक्ति की हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय आपातकाल, इस राष्ट्रीय आपातकाल का अब तक 3 बार प्रयोग हो चुका है। सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, और ये लगा चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने की स्थिति पर। तत्कालीन समय में भारत के राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जबकि प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जबकि दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है वो 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 तक रहा है। और यहाँ पर कंडीशन रही थी पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं आया है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण हो रहा है, और जब भारत पर आक्रमण हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तत्कालीन समय में भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि जी हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक बार जो आपातकाल की स्थिति बनी है, वो इमरजेंसी जो लगी है वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही लगी है। एंड नंबर 3 जो लगा है वो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 तक लगा है, और यहाँ पर स्थिति रही है आंतरिक अशांति के आधार पर। 2 बार बाह्य आक्रमण रहा है, एक बार आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल आ चुका है देश में। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जबकि प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम और द्वितीय आपातकाल जो आया है, यानी कि चीन द्वारा भारत पर अटैक या पाकिस्तान द्वारा जो भारत पर अटैक हुआ है, ऐसे में आर्टिकल 358, जबकि आंतरिक अशांति के नाम पर जब तीसरी बार आपातकाल आया तो यहाँ पर आर्टिकल 359, 359 के तहत ये इमरजेंसी लागू की गई थी। बात करेंगे हम 358 और 359 आर्टिकल्स में क्या कुछ उल्लेखित है और कौन कौन से हमारे राइट्स छीने जाते हैं। तो चलिए बात करें आगे। उससे पहले हम जान लें कि राज्य आपातकाल का व्यवहार में प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो राज्य आपातकाल का जो व्यवहार में प्रयोग है, ये सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ये पंजाब राज्य में हुआ था
1951 के अंदर सबसे पहले राज्य आपातकाल का प्रयोग पंजाब में किया गया है, जबकि निर्वाचित राज्य यदि हमसे पूछे तो निर्वाचित राज्य होगा केरल। 1959 निर्वाचित राज्य केरल में लगा था। जबकि किसी यूटीज की बात करें तो यूटीज में लगा था गोवा में 1966 में, 1966 में। जबकि सबसे ज़्यादा बार जो प्रयोग है राज्य आपातकाल का वो मणिपुर में किया जा चुका है, जबकि न्यूनतम जो प्रयोग हुआ है वो तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जबकि मणिपुर में ये टोटल 10 बार आ चुका है दोस्तों। ओके, ये ध्यान में रखना है। बात करूं मैं राजस्थान में जो राज्य आपातकाल है या राष्ट्रपति जो शासन है उसके बारे में, तो ये टोटल राजस्थान में 4 बार लग चुका है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। सबसे पहले 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक लगा था, जो कि सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन रहा है राजस्थान में। तत्कालीन समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, जबकि मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जी यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री हैं। जबकि दूसरी बार जो लगा है 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 21 जून 1977 तक लगा है। उस समय राज्यपाल रहे हैं, कार्यवाहक रहे हैं वेदपाल त्यागी जी, जबकि मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी जी। वहीं पे बात करें तीसरी बार तो 16 फरवरी 1990 से 5 जून 1990 के दौरान ये आया है। तत्कालीन समय में राज्यपाल हैं 80 से लेकर के 5 जून 1980 तक राज्यपाल हैं रघुकुल तिलक जी, मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत जी। और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, जो कि सबसे अधिक अवधि का रहा है, सबसे अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन, सबसे अधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक अवधि रही है चौथे आपातकाल के दौरान। तत्कालीन समय में राज्यपाल मरीचन्ना रेड्डी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो भैरों सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में ही लगा है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो आर्टिकल 353 की बात करूँ मैं, तो आर्टिकल 353 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है इसके प्रभाव की बात कर रहा है। इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होगा क्या कि राष्ट्रपति आर्टिकल 32 में निहित जो हमारे अधिकार हैं इन अधिकारों को सस्पेंड कर देता है, निलंबित कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 353 का जो प्रभाव होगा, आर्टिकल 32 के तहत राष्ट्रपति क्या कर रहा है, अधिकारों को निलंबित करना है। नंबर सेकेंड इज आर्टिकल 19 में जो निहित हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये स्वतः ही समाप्त नहीं होंगी, लेकिन इनमें भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति लिख करके बता देगा कि कौन से मौलिक अधिकार स्थगित होंगे। आर्टिकल 19 में निहित कौन सी स्वतंत्रताएं हमारी छीनी जाएंगी, उन स्वतंत्रताओं को भी यहाँ पर प्रतिबद्ध किया जा सकता है। वहीं पे उद्घोषणा के बाद संसद क्या कर सकती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जो आपातकाल की समाप्ति के बाद कम से कम कितने दिन तक प्रभावी रहेंगे, 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। भारत सरकार किसी भी राज्य को, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार क्या कर सकती है, शक्तियां यहां पर केंद्र में निहित हो जाती हैं आपातकाल के दौरान। तो भारत सरकार किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। साथ ही उद्घोषणा के समय विधि बना करके संसद, विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल भी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है। ध्यान दीजिएगा, संसद क्या कर सकती है, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल भी कितने भी आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकती है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, जितना भी चाहे। संवैधानिक रूप से यहाँ पर कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। बात करूं मैं राज्य आपातकाल का क्या प्रभाव रहता है, तो राज्य के लिए जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास हो जाता है, संसद का होता है। इस दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा, और राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा, अपने एजेंट कह सकते हैं हम, राज्यपाल के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। वहीं बात करूं मैं वित्तीय आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जितने भी पदाधिकारी होंगे इन पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, उनकी योजनाओं और जो बजट की राशि है, इस बजट की राशि में क्या कर दी जाएगी, कटौती होगी। तो यानी कि बजट को भी कट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल 2 व्यक्तियों की राशि में कटौती नहीं हो रही है, नंबर 1 राष्ट्रपति और नंबर 2 राज्यपाल। इसके अलावा जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते, योजना और बजट की राशि में कटौती हो जाएगी। वहीं पे बात करूं मैं राज्य विधानमंडल द्वारा
जो कोई भी पारित धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जा सकता है। ऐसे प्रत्येक विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति अपना विचार कर सकेगा दोस्तों। वहीं बात करें आर्टिकल 354 के बारे में कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब जो राजस्व के वितरण से संबंधित जो उपबंध होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात की जा रही है, उन उपबंधों में कौन कौन से उपबंध लागू होंगे, कौन से नहीं होंगे, उन सभी का प्रभाव आर्टिकल 354 के तहत देखने को मिलेगा। वहीं आर्टिकल 355 में भारी आक्रमण से और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का किसका कर्तव्य होगा? संघ का कर्तव्य। ध्यान दीजिएगा, बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक अशांति हो, इन दोनों ही कंडीशन पर राज्य की सुरक्षा करने का जो कर्तव्य है वो किसके हाथ में होगा? संघ का। तो यानी राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 355 में। वहीं आर्टिकल 357 कहता है कि 356 के तहत जो भी दी गई उद्घोषणाओं हैं उनके अधीन जो विधायी शक्तियों का जो प्रयोग है, विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद कैसे करेगी, उन सभी विधान का उल्लेख आर्टिकल 357 में है। इंपॉर्टेंट रहेंगे आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 के तहत होता क्या है कि आर्टिकल 19 में जो निहित हमारी स्वतंत्रताएं हैं, आपातकाल के दौरान वो स्वतंत्रताएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी? उन स्वतंत्रताओं का निलंबन हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 359 के तहत भाग 3 में दिए गए अधिकारों का क्या हो जाता है? निलंबन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 358 में भाग 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं छीनी जाएंगी, 359 में भाग 3 में वर्णित स्वतंत्रताएं। तो आर्टिकल 19 और भाग 3, 358, 359। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब तक के राष्ट्रपतियों के बारे में। और अब तक के राष्ट्रपतियों की बात करें तो देश के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक है। देश के पहले वह सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं, अजात शत्रु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति हैं, गैर राजनीतिक हैं, 1962 से 67 का कार्यकाल किया है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जो जन्मदिन है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को आता है, शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। दार्शनिक राष्ट्रपति हैं। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पर बीच में मेंशन हो रही है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 1969 में जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे एन संजीव रेड्डी जी, जो राष्ट्रपति बने हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, अगर नाम आए तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन नंबर 3 पे आते हैं। 1967 से 69 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। 67 से लेकर के 69 के बीच में कार्यकाल रहा है इनका। वहीं बात करें नंबर 4 वीवी गिरि जी, 1969 से 74, और वीवी गिरि जी द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति बने थे और इन्हीं के चुनाव में घटना हुई थी 1969 में, जब इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरि को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इस चुनाव हेतु प्रोत्साहित किया था और सपोर्ट भी किया था। अपने मन की आवाज़ सुनने की बात उन्होंने कही थी। नंबर 5 पे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो कि द्वितीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी पद पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो पद पर मृत्यु को प्राप्त देश के दूसरे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी, 74 से 77 के मध्य। वहीं नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, 77 से 82 के बीच में रहे हैं। वहीं नंबर 7 पे आते हैं ज्ञानी जेल सिंह जी। और ज्ञानी जेल सिंह की अगर बात करें दोस्तों तो 1982 से 87 प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति हैं, डाक विधेयक के ऊपर जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति हैं सरदार ज्ञानी जेल सिंह साहब। वहीं रामास्वामी वेंकटरमन जी की बात करें 87 से 92 के बीच में रहे, सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से 1997 के बीच में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम कर चुके हैं शंकर दयाल जी, बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है इनका। 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं शंकर दयाल जी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रशासक पोस्ट पे भी इन्होंने कार्य किया है। वहीं नंबर 10 पे बात करें तो नाम आता है KR नारायणन साहब, प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं, राजदूत भी रह चुके हैं, मिस्र के राजदूत पोस्ट पे रह चुके हैं। 1997 से लेकर के 2002 के बीच का कार्यकाल कर रहे हैं KR नारायणन जी। वहीं नंबर 11 पे APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 द्वितीय दार्शनिक है, अविवाहित हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, स्वप्न दृष्टा हैं, स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं।
नंबर 12 पे प्रतिभा पाटिल जी हैं, 2007 से लेकर के 12 का कार्यकाल करती हैं। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। वहीं नंबर 13 पे प्रणब मुखर्जी आते हैं, 2012 से 2017 स्वतंत्र छवि रही है इनकी, स्पष्ट छवि के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। नंबर 14 पे रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। और नंबर 15 पे आते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो 25 जुलाई 2022 से ये लगातार पोस्ट पे हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। आदिवासी की बात करें तो संथाली आदिवासी महिला है, ठीक है ना, संथाली आदिवासी महिला है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। देश की सबसे कम आयु की महिला राष्ट्रपति हैं, या देश की सबसे कम आयु की राष्ट्रपति, सबसे कम आयु। अगर प्रश्न सीधा सीधा फैक्ट्स पे पूछे तो इस तरीके से पूछ सकता है कि सबसे कम आयु की राष्ट्रपति कौन थी, तो हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी। बात करें दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी व्यक्तिगत रूप से भारत के 15वें राष्ट्रपति, जबकि क्रम से बात करें तो 16वें राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिस्टर वीवी गिरी जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी और बीडी जत्ती जी, 3 ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका देश में निभा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 कार्यवाहक भी रह चुके हैं। कार्यवाहक में पहला नाम आता है वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी और नंबर 3 बीडी जत्ती जी। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स सीधे सीधे। भारत रत्न से सम्मानित जो राष्ट्रपति हैं देश के, वो हमारे सामने हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। 1954 के अंदर इनको मिल चुका था भारत रत्न। जब शुरुआत हुई थी भारत रत्न की 1954 में शुरुआत हो रही है, 1954 में इनको दिया जा रहा है। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1963 में, वीवी गिरी जी 1975 में ले चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1997 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, जबकि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो अब तक भारत में टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद को भी संभाला है, तो ऐसे एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। जबकि बात करें ऐसे राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद पर आते हैं 3 व्यक्ति। नंबर 1 नीलम संजीव रेड्डी, एक आते हैं ज्ञानी जेल सिंह और एक आते हैं शंकर दयाल शर्मा जी। नीलम संजीव रेड्डी जी आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सरदार ज्ञानी जेल सिंह पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे और शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं पे बात करें ऐसे राष्ट्रपति जो कुलपति भी रहे हैं, और कुलपति के अंदर हमारे पास में 3 राष्ट्रपति हैं, जिनमें पहला नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नंबर 2 आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और नंबर 3 आता है मिस्टर KR नारायणन साहब, जो कि JNU के कुलपति रह चुके हैं। 3 ऐसे राष्ट्रपति जो कुलपति पोस्ट पे रह चुके हैं। जबकि बात करें ऐसे राष्ट्रपति जो राज्यपाल भी रहे हैं, तो जिसमें नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो कि बिहार के रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा जी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब 3 राज्यों के अंदर राज्यपाल रह चुके हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राजस्थान की रह चुकी हैं, जबकि रामनाथ कोविंद जी बिहार के रह चुके हैं। और अभी लेटेस्ट द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। तो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने? तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें तो टोटल भारत में 7 ऐसी महिला उम्मीदवार भी रही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, और 7 में से 2 ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इस पद को भी प्राप्त किया है। 7 महिलाओं में सबसे पहले श्रीमती कृष्णा चटर्जी 1952 राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा इन्होंने। श्रीमती मनोहरा होलकर जी ने चौथे चुनाव में लड़ा था, इन्होंने प्रथम चुनाव में, इन्होंने चौथे चुनाव में लड़ा। श्रीमती फूलचरण कौर जी 5वें चुनाव के अंदर मतलब कि यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आ रही, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। श्रीमती लक्ष्मी सहगल जी 12वें चुनाव में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी 13वें राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लिया इन्होंने और देश की राष्ट्रपति बनी। तो एक तो बन चुकी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी।
फिर श्रीमती मीरा कुमार जी ने 15वें चुनाव के अंदर 15वें राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लिया, लेकिन ये जीत नहीं पाई। रामनाथ कोविंद जी ने बाजी मारी थी। और नंबर 7 पे आता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 16वें चुनाव में इन्होंने अभी हाल ही में लेटेस्ट इस पोस्ट को प्राप्त किया है, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जो संयुक्त विपक्षी जो दल है उससे यशवंत सिन्हा जी को पराजित किया है और इस पद को सुशोभित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी अब तक के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में। सीधे सीधे फैक्ट से जो क्वेश्चंस हमारे बीच में बन सकते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में हमने जो बातें की हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति जो बताई गई थी, नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। साथ ही हमने जाना कि इन तीनों शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग कितनी बार हो चुका है, जबकि साथ ही हमने ये भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल का राज्य आपातकाल से क्या क्या प्रभाव पड़ता है और वित्तीय आपातकाल से भी क्या प्रभाव रहते हैं, उन पर भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही जाना है आर्टिकल 358 और 359, आर्टिकल 19 और भाग 3 में वर्णित जो राइट्स हैं उनका किस तरीके से निलंबन होता है। साथ ही हमने बात की अब तक के राष्ट्रपतियों के बारे में। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं। देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी को हमने जाना। देन हमने बात की वीवी गिरी जी के बारे में बात की, वीवी गिरी जी को पढ़ा। फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी हैं, रामास्वामी वेंकटरमन जी बने हैं, राइट है। देन शंकर दयाल शर्मा जी, के.आर. नारायणन जी, देन एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के बारे में बात की। ऐसे फैक्ट्स भी हमने जाने, कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन राज्यपाल बने हैं, साथ ही कौन यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव, महिला उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।